हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईक्यू टैब। सो आज है 20th ऑफ फरवरी और आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसे हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सम मॉथ्स। कुछ मॉथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि नाइट पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। तो एक्जैक्टली पॉलिनेशन क्या होता है, डे पॉलिनेटर्स कौन कौन से होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट फॉकलैंड आइलैंड्स। देखिए, ये जो आइलैंड है वो यूके की एक ओवरसीज टेरिटरी मानी जाती है, बट इसका एक प्रॉब्लम चल रहा है किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो एक्जैक्टली वो डिस्प्यूट क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट मालावी। देखिए, मालावी जो है एक टाइप का अफ्रीकन कंट्री है। नाउ 2020 के अंदर क्या हुआ था, अफ्रीका ने अपने आप को पूरी तरीके से वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था, बट यहाँ पर मालावी क्या है, वहां पर फिर से वाइल्ड पोलियो के केसेस आने स्टार्ट हो गए। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए, इसके लिए हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट, आपने जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में सुना होगा। एक टाइप का वायरल डिजीज होता है जो कि ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, स्पेशली बच्चों के अंदर। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम के बच्चे हैं। तो इस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट इसको मालूम करने के लिए, मतलब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक मेथड मिल गया। तो इस मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 4 मेन टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ मॉथ्स वगैरह के बारे में और कैसे ये पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल कि एक्जैक्टली पॉलिनेशन होता क्या है। देखिए, पॉलिनेशन एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है जिसके थ्रू प्लांट जो होता है वो अपने सीड्स को डिस्पर्स करता है। नाउ कैसे होता है ये, देखिए समझिए। जैसे सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। अब जैसे सपोज प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर बहुत सारी सीड्स हैं। अब वो सीड्स देखिए, अगर आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देखेंगे तो ये फ्लावर के सीड जो है वहीं पर नीचे गिर जाएंगे, राइट। वहीं पर नीचे गिर जाएंगे और वहीं पर एक दूसरा प्लांट ऑटोमेटिकली उग जाएगा। लेकिन हम जब देखते हैं नेचर में, तो हम एक चीज जो हम देखते हैं वो ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट सिर्फ एक जगह पर नहीं पाया जाता है, राइट। वो बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर पाया जाता है। नो कैसे होता है एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्लांट के जो सीड्स वगैरह हैं वो एक जगह से हट करके सेकंड जगह पर कैसे जाएंगे। नाउ इसीलिए कहते हैं, मतलब दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। मतलब ट्रैवलिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और इस पॉलिनेशन को करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एजेंट्स होते हैं। जैसे कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ट्री है जो कि रिवर के पास है, तो रिवर के क्या होगा, रिवर के पानी के अंदर अगर कुछ सीड्स वगैरह गिर जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो रिवर अपने साथ उस सीड को कैरी करेगा और काफी दूर जाकर कहीं पर छोड़ देगा। तो वहां पर सेम टाइप का प्लांट उग जाएगा। सिमिलरली एक जो पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं ना, वो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं। कैसे देखिए, बर्ड्स एनिमल्स कैसे काम करते हैं। बर्ड्स एनिमल्स को सिंपल वर्ड्स में समझिए। जैसे बर्ड्स है, मान लीजिए कि वो किसी प्लांट पे आके बैठती है, तो जस्ट सपोज उसके बॉडी के साथ कोई जो पॉलेंस वगैरह है वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, सीड्स वगैरह है वो स्टिक हो जाते हैं। उससे कारण क्या होता है, जब बर्ड्स वो उड़कर कहीं और जाती है तो ऑटोमेटिकली रास्ते में वो सीड्स कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके कारण वहां पर एक न्यू प्लांट उग जाता है। सिमिलरली जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जब वो किसी प्लांट से टकराते हैं या फिर जब उसको टच करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पॉलेंस वगैरह जो होते हैं, देखिए पॉलेंस बहुत ही स्टिकी होते हैं। पॉलेंस स्टिकी होने के कारण क्या होता है, वो एनिमल्स की बॉडी से जाके चिपक जाते हैं। उसके कारण एनिमल जहां जहां जाते हैं वहां पर पॉलन के साथ जाते हैं और कहीं पर भी एक जगह पर कहीं पर वो ड्रॉप हो जाते हैं और वहां पर एक न्यू प्लांट उग जाता है। सो दीज आर द सम काइंड्स की एग्जैक्टली पॉलिनेशन कैसे काम करता है ना। उसी पॉलिनेशन में एक और एजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉथ्स। ठीक है, मॉथ क्या होते हैं, मॉथ देखिए छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, जो आप घर में देखते होंगे, स्पेशली जब रात के टाइम में, जो आप नाइट के टाइम में देखेंगे, दे आर कॉल्ड एज मॉथ्स। तो एक चीज तो आपको समझ आ गया कि मॉथ जो होते हैं वो नॉक्टर्नल्स होते हैं, मतलब वो रात में बेसिकली एक्टिव रहते हैं। नाउ समझते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने हमारे एक रिसेंटली स्टडी कराई है, जहां पर उन्होंने मतलब ये मालूम करने की कोशिश किया है कि जो हमारा हिमालयस वाला टाइम, मतलब जो एरिया है, वहां पर वेजिटेशन बहुत ही स्ट्रांग है, राइट। वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा, मतलब वो है, बहुत ज्यादा डेंस है। तो वेजिटेशन इतनी डेंस कैसे हो गई, हमारा एक टाइप का प्लांट ऑलमोस्ट देखिए सेम टाइप का प्लांट जो कि जेएनके के अंदर पाया जाता है, सेम टाइप के प्लांट यहाँ पे जेएनके मतलब अरुणाचल के अंदर पाए जाते हैं, असम के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा कैसे होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस एक सीड को उठा करके जेएनके के अंदर डालते हैं, फिर जाकर असम के अंदर डालते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो पॉलिनेशन के कारण होता है, और वो पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट एजेंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब के सब डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ देखिए, डे टाइम का जो पॉलिनेशन होता है दिन के टाइम में, उसे बर्ड्स करते हैं, उसे बेसिकली एनिमल्स करते हैं। बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के जो जितने भी मतलब जो एनिमल्स, बर्ड्स हैं, वो सब यहाँ पर दिन के टाइम में पॉलिनेशन करते हैं। नाउ कम्स की बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि दिन के टाइम में ब्लूम नहीं करते हैं, जो कि नाइट के टाइम में या फिर रात के टाइम में ब्लूम करते हैं। नो, ऐसे बर्ड्स, ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे फ्लावर्स जो कि रात के टाइम में ब्लूम करते हैं, उनके लिए देयर आर डिफरेंट पॉलिनेशन एजेंट्स, जैसे कि वी हैव मॉथ्स। ठीक है, मॉथ हो गए, मॉथ जो होता है रात के टाइम में एक्टिव होता है, इसलिए रात के टाइम में जब वो ट्रैवल करता है तो अपने साथ बहुत सारे प्लांट के पॉलिनेशन को, मतलब पॉलेंस वगैरह को एक जगह से सेकंड जगह पे ट्रैवल करने में हेल्प करता है। तो रिसेंट स्टडी के अंदर ये पाया गया है, जो हमारा हिमालयन इकोसिस्टम है उसको इतना डाइवर्स बनाने में, उसको इतना डेंस बनाने में मॉथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और स्पेशली अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले पार्ट की बात करेंगे, वहां पर तो मॉथ्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरह इमर्ज होते हैं। नाउ इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर, जो कि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने कराया था, इसके अंदर टोटल 91 स्पीसीज ऑफ मॉथ्स को प्रॉपर्ली स्टडी किया गया और पाया गया कि 91 स्पीसीज जो है ऑलमोस्ट 21 प्लांट के डिफरेंट फैमिलीज को की सीड्स को एक जगह से सेकंड जगह पे स्प्रेड करने में हेल्प करती है।
ठीक है। अब ये सब चीजें जो की गई हैं वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में किया गया है, तो सिक्किम, अरुणाचल, असम, मिजोरम, इन सब सारे के सारे एरियाज के अंदर ही प्रॉपर्ली स्टडी की गई है। नाउ देखिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक हम ये मानते थे कि जितने भी पॉलिनेटर्स वगैरह होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ द पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो दिन के टाइम में काम करते हैं, यानी कि वो डाईयूरनल होते हैं। तो जहां पर भी आपको वर्ड मिले डाईयूरनल, इट मींस कि डे के टाइम में एक्टिव रहने वाले इंसान, ठीक है। तो डे के टाइम में देखिए बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सब ऐसे कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, ऐसे बर्ड्स वगैरह होते हैं जो कि दिन के टाइम में एक्टिव होते हैं। नाउ कम्स जो दूसरे वाले होते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स, जो कि रात के टाइम में एक्टिव रहते हैं। नाउ जो नॉक्टर्नल वाले होते हैं उनको अभी तक बहुत ही कम अटेंशन मिला था। नाउ इसी अटेंशन को इंक्रीज करने के लिए नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टडी की गई है। नाउ जस्ट रिमेंबर कुछ स्पीसीज के नाम जो कि नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं। फर्स्ट तो हमने ऊपर देख लिया, फर्स्ट इज मॉथ्स, ठीक है। सेकंड वी हैव यहां पर आपको बैट्स के बारे में पता होगा, जो चमगादड़ होते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज यहां पर नाइट के पॉलिनेटर्स। इसके अलावा वी हैव लिजर्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये सब भी नाइट के पॉलिनेटर्स होते हैं। ये सब वो चीजें होती है जो कि रात के टाइम में एक्टिव रहती हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायूर्नल एंड नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स के बीच में। डायूर्नल जो होते हैं वो दिन के टाइम में होते हैं, लाइक बीज, बटरफ्लाइज, प्लांट, ये एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, बहुत सारे, ये सब दिन के टाइम में एक्टिव रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स होते हैं, जो कि रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, इसलिए रात के टाइम में वो प्लांट के सीड्स वगैरह को या फिर पॉलन्स वगैरह को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। नाउ यहां पर ये पाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ मॉथ्स जितने भी है उसमें से 65% से ज्यादा मॉथ्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करती है, मतलब एक सीड को एक जगह से उठाकर सेकंड जगह पे लेके जाने में हेल्प करती है। नाउ यहां पे यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मॉथ की स्पीसीज कौन कौन सी है। देखिए देयर आर सेवरल क्वेश्चंस इन यूपीएससी जो कि डायरेक्टली स्पीसीज के नेम से पूछा जाता है कि एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो किस मतलब किस एनिमल का पार्ट है, फिर ये जो नेम है वो किस स्पीसीज का पार्ट है, राइट। इस तरीके से पूछा जाता है। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्पीसीज है जिसका नाम मॉथ्स के आसपास में। देखिए फर्स्ट इज टेलीफासा, सेकंड इज क्यूक्यूलिया, थर्ड इज जियोमेट्राइडे, फोर्थ इज एरिबिडे, ठीक है। ये चार मेन स्पीसीज है कि मॉथ्स की। नाउ इन ऑर्डर देखिए, दिस इज टेलीफासा, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट, दिस इज, ठीक है। तो ये चारों हैं। आपको यहां पर सिर्फ इसका नाम को मतलब नाम को ध्यान रखना है कि टेलीफासा, क्यूक्यूलिया, जियोमेट्राइडे और एरिबिडे ये चारों ही मॉथ की स्पीसीज है, ठीक है। एक चीज तो आप ये समझ गए। नाउ क्वेश्चन इज कि जब ये मॉथ की स्पीसीज है तो कौन से प्लांट के ऊपर एग्जैक्टली जाती है। नाउ द मेन 4 प्लांट्स जिसके ऊपर वो जाती हैं, फर्स्ट इज ब्यूटिलेसी फैमिली, सेकंड इज कॉल्ड एज फेबेसी, थर्ड इज कॉल्ड एज रोजेसी एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज एरिकेसी। तो वी हैव यहां पर ब्यूटिलेसी, जस्ट अ सेकंड, देखिए ये वाला यहां पर, ये वाला है ब्यूटिलेसी, ये है यहां पर जो हमारा सेकंड वाला है, यानी कि जो है ये फेबेसी, थर्ड इज रोजेसी, यहां पर रोजेसी एंड दिस इज कॉल्ड एज एरिकेसी। तो ये देखिए आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौन सा प्लांट मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि टेलीफासा, क्यूक्यूलिया, जियोमेट्रिडे और एरिबिडे ये जो चारों ही मॉथ की स्पीसीज हैं। एंड सिमिलरली बेटुलेसी, फेबियसी, रोजेसी एंड एरेक्सी ये चारों ही जो है एक टाइप के फ्लावर्स या फिर आप समझ सकते हैं प्लांट्स की स्पीसीज हैं, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। और ये प्लांट, ये वो प्लांट्स हैं जिनके पॉलन्स को स्प्रेड करने में सबसे ज्यादा ये पर्टिकुलर मॉथ्स हेल्प करते हैं। नाउ जो ब्यूटिलेसी फैमिली के बारे में हम जो बात की, ये जो देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो था, ये वाली जो है ब्यूटिलेसी फैमिली है, ये नॉर्मली माना जाता है कि विंड के थ्रू इसका पॉलिनेशन होता है, मतलब विंड इसके पॉलिनेशन में हेल्प करता है, मतलब हवा के कारण सीड जो है एक जगह से सेकंड जगह स्प्रेड होते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी के अंदर ये पाया गया है कि वो सारे के सारे प्लांट्स जो कि विंड के ऊपर डोमिनेटेड होते हैं, उसके अंदर भी ये जो मॉथ्स वगैरह होते हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जो बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। तो उसके कारण मॉथ्स का जो इंपॉर्टेंस है वो विंड के पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सिमिलरली एक और मॉथ की स्पीसीज है, दैट इज कॉल्ड एज एकिया जेनाटा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकिया जेनाटा जो है ये एक बहुत ही कॉमन मॉथ है। नाउ आप अपने घरों के अंदर देखते होंगे ना, जिस मॉथ को देखते होंगे दैट इज कॉल्ड एज एकिया जेनाटा, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। नाउ ये जो एकिया जेनाटा है ये ऑलमोस्ट 3 प्लांट की फैमिलीज को अकेला ही यहाँ पर पॉलिनेट कर सकता है, मतलब कि 3 डिफरेंट प्लांट के स्पीसीज को ये अकेला खुद ही उनके सीड्स वगैरह को डिस्पर्स करता है, ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट रिमेंबर कि एकिया जेनाटा जो है ये एक टाइप की मॉथ की स्पीसीज है। Now, you have to remember total 5 जो मतलब ऐसे स्पीसीज के बारे में बात की। फर्स्ट इज कॉल्ड एज टेलीफासा, सेकंड इज कॉल्ड एज क्यूकिलिया, थर्ड इज कॉल्ड एज जेबेट्रिडे एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज एरिबिडे एंड फिफ्थ वे इज एकिया जेनाटा। ये पांचों ही जो स्पीसीज आपने सुनी है अभी भी, और ये पांचों ही मॉथ की स्पीसीज हैं। जस्ट रिमेंबर देयर नेम्स। नाउ जो रिसेंटली जो यहाँ पर स्टडी हुई है उसके अंदर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड था। उन्होंने ये बोला है, देखिए अभी तक जो मॉथ्स वगैरह थे, मॉथ को एक बहुत ही जर्नलिस्ट माना जाता था, मतलब मॉथ्स डिड नॉट यूज टू चूज कि एग्जैक्टली कौन से फूड के ऊपर जाकर नेक्टर को लेना है फिर नहीं लेना है। बट अभी रिसेंट स्टडी से पाया गया है कि मॉथ जो होते हैं वो इतनी ज्यादा जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, दे आर वेरी सेलेक्टिव। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का मॉथ जो है एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट के ऊपर ही जाता है, दूसरे टाइप के प्लांट के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। और सेम चीज जो इनका जो सेंसिटिवनेस है वो भी काफी ज्यादा होता है। देखिए इससे पहले हमें ये चीज मालूम नहीं थी कि इनकी जो सेंसिटिविटी है जो इन मॉथ्स वगैरह की, क्या वो क्लाइमेट के कारण, क्या वो सीजन के कारण, क्या वो
ऑल्टीट्यूड के कारण चेंज होता है फिर नहीं होता है, बट रिसेंटली इट हैज बीन फाउंड कि सीजन और ऑल्टीट्यूड के कारण मॉथ का जो पूरा का पूरा जो उनका इकोसिस्टम है पूरी तरह से चेंज हो जाता है, और मॉथ वगैरह का जितना भी जो उनका डे टू डे एक्टिविटीज होता है वो सीजन के कारण यहाँ पर चेंज हो जाता है। राइट नाउ इंडिया के अंदर मोर देन 12,000 मॉथ की स्पीसीज प्रेजेंट है, और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो मोर देन 1,60,000 स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ द फाइनल थिंग इज कि मॉथ के ऊपर जो स्टडीज वगैरह है उसे हमें और ज्यादा करनी होगी ताकि इस पर्टिकुलर मॉथ को हम एक पॉलिनेटर की तरह समझ सके और एक पॉलिनेटर की तरह उनको प्रॉपर्ली डेवलप कर सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं फॉकलैंड आइलैंड के डिस्प्यूट के बारे में। समझते हैं एक्जैक्टली फॉकलैंड आइलैंड का डिस्प्यूट है क्या। देखिए, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या होता है कि ब्रिटिश की मिलिट्री का कुछ प्लेन्स वगैरह फॉकलैंड आइलैंड जा रहे थे, बट उसको ब्राजील के अंदर रोक दिए जाते हैं। ठीक है, उसके कारण काफी सारा यहाँ पे टेंशन वगैरह मतलब इंक्रीज होता है यूके और आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के ऊपर। तो क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली इसको ब्राजील क्यों रोकती है। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर बेसिकली यूके का क्लेम है, बट जो सेकंड कंट्री जो इसके ऊपर क्लेम करती है दैट इज अर्जेंटीना। ठीक है, और अर्जेंटीना के जस्ट पास में ब्राजील है, तो ब्राजील ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो प्लेन्स वगैरह को यहाँ पर रोक लिया। अब देखिए, जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने ये बोला है कि जितने भी फ्लाइट्स वगैरह यहाँ पर जा रही हैं, मतलब जो यूके की फ्लाइट्स वगैरह जा रही हैं, वो ऑल्दो ये बोल रही है कि वो ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स हैं। मतलब यूके ये बोल रहा है कि हम फॉकलैंड आइलैंड के अंदर जितने भी फ्लाइट्स वगैरह भेज रहे हैं वो एक टाइप का ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स हैं, बट अर्जेंटीना को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि वो सारी की सारी फ्लाइट्स मिलिट्री फ्लाइट्स हैं जो कि फॉकलैंड आइलैंड को कहीं ना कहीं वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अर्जेंटीना देखिए ये बोलता है कि मेरे आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज होंगे, मतलब अर्जेंटीना एक टाइप का साउथ अमेरिकन कंट्री है, और इसके आसपास में जितने भी नेबरिंग कंट्रीज होगी उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स ही आनी चाहिए, किसी भी टाइप का मिलिट्री फ्लाइट नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी टाइप का मिलिट्री फ्लाइट आएगा तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की खुद की सिक्योरिटी यहाँ पे खतरे में आ जाएगी, जो चीज अर्जेंटीना यहाँ पे नहीं चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगातार जो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसके कारण भी अर्जेंटीना यहाँ पर काफी प्रॉब्लम में, काफी ज्यादा टेंशन में है, उसके कारण वो डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर मना करता है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि देखिए, ब्राजील एक ऐसी कंट्री है जो कि अर्जेंटीना के जस्ट पास में है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में अभी मैप से समझाऊंगा, पर समझिए ब्राजील बहुत ही पास में है, और ब्राजील देखिए क्या करता है, ऑल्दो वो अर्जेंटीना को बैक करता है, बट उसने यहाँ पर यूके के फ्लाइट्स को अपने यहाँ पर रोकने की मतलब परमिशन दे दी है। तो यही हमने देखा यहाँ पर ब्राजील के एयरपोर्ट के ऊपर यूके की जो फ्लाइट्स रुकी है वो इसलिए रुकी है बिकॉज अर्जेंटीना लगातार यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, अर्जेंटीना जो है लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ दिस इज द वर्ल्ड मैप। अगर आप देखेंगे सो दिस इज यूके वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज यूके और दिस इज यहाँ पर हमारा जो ब्राजील है। नाउ दिस द लार्जेस्ट कंट्री, दिस लॉन्ग कंट्री दैट यू सी, दिस इज अर्जेंटीना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। नाउ अर्जेंटीना के पास में दिस छोटा सा आप आइलैंड देख रहे हैं, दिस आइलैंड इज कॉल्ड एज फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, अब देखिए अगेन वंस अगेन ट्राई टू रिवाइज, दिस इज यूके। ठीक है, यूके जो है यूरोप का पार्ट है। अगेन साउथ अमेरिका के अंदर आइए, साउथ अमेरिका के अंदर द लार्जेस्ट कंट्री इज ब्राजील, एंड उसके नीचे जो ये वाली कंट्री है दैट इज अर्जेंटीना। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पर साउथ अमेरिका के अंदर। जो अर्जेंटीना है यहाँ पर, अर्जेंटीना के जस्ट पास में अगर आप कोस्टल एरिया के पास में देखेंगे, देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड एज फॉकलैंड आइलैंड, जो कि काफी लार्जर आइलैंड है। इसका ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर का इसका एरिया है, मतलब काफी छोटा मोटा आइलैंड है, काफी मतलब लार्जर आइलैंड है। इस 12,000 किलोमीटर एरिया के ऊपर अर्जेंटीना यहाँ पर डायरेक्टली क्लेम करता है बिकॉज ऑफ देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बट यहाँ पर यूके डायरेक्टली क्लेम करता है बिकॉज यूके ने इसको पहले कॉलोनाइज किया था। ठीक है, कॉलोनाइज करने के कारण इसको किया था। अब इसके बारे में काफी डिटेल के अंदर बात करेंगे, बट फिलहाल आप शॉर्ट में चीजें समझ जाइए। ऑलराइट, आगे समझते हैं। देखिए, रिसेंटली चाइना ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है। चाइना यहाँ पर अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा है। चाइना ये चाहता है कि वो पर्टिकुलर जो फॉकलैंड आइलैंड है वो चाइना के पास रहे, इसलिए अर्जेंटीना को डायरेक्टली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है चाइना। और चाइना ने यहाँ पर बहुत ही एक आयरनिकल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये बोला है किसी भी दो कंट्री के बीच का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको पीसफुल नेगोशिएशन के मतलब के थ्रू बेसिकली सॉल्व करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही आयरनिकल क्यों है, बिकॉज इंडिया और चाइना का जो खुद के प्रॉब्लम्स है उसको पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, और लगातार चाइना अपने बॉर्डर के मतलब जितने भी ट्रूप्स वगैरह उसको इंक्रीज कर रहा है, और दूसरे कंट्रीज को वहां पर जाकर हिदायत दे रहा है, वो वहां पर एडवाइस कर रहा है कि आप अपनी सारी चीजों को पीसफुल नेगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी आयरनी है यहाँ पर। ना कुछ हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फॉकलैंड आइलैंड के बारे में। नाउ देखिए, ये जो फॉकलैंड आइलैंड है बेसिकली एक टाइप का आर्किपेलागो है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किपेलागो? सिंपल वर्ड्स में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं दैट कॉल्ड एज आर्किपेलागो, व्हिच आर मतलब आर्क इन शेप, आर्क की मतलब जो शेप में होते हैं दे आर कॉल्ड एज आर्किपेलागो। नाउ आर्किपेलागो जो है अटलांटिक ओशन के साउथ वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर एक पैटागोनियन शेल्फ नाम का एक जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्रेजेंट है वहां पर। नाउ देखिए, दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट है अर्जेंटीना, उसी के पास में देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ आइलैंड कॉल्ड एज फॉकलैंड, जो आइलैंड का जो आर्किपेलागो है। नाउ देखिए, ये साउथ अमेरिका के बहुत ही पास है, और नीचे से जो अंटार्कटिका है उसके भी काफी पास है। ये अराउंड 52 डिग्री साउथ की लैटिट्यूड के ऊपर प्रेजेंट है, और जैसा मैंने आपको बताया इसका एरिया काफी लार्जर है, 12,000 किलोमीटर के आसपास का इसका एरिया। नाउ जो फॉकलैंड आइलैंड है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में, और इसके अलावा वेस्टर्न और ईस्टर्न देखिए ये तो लार्जर हो गया, इसके अलावा 776 यहाँ पर स्मॉलर आइलैंड्स प्रेजेंट है।
अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा। देखिए अर्जेंटीना का जो यहाँ पर टेरिटोरियल वाटर्स है वो कहीं ना कहीं फॉकलैंड आइलैंड को पार करता है, इसीलिए जो अर्जेंटीना है वो डायरेक्टली फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर क्लेम करता है, बट ऑब्वियसली यूके इस क्लेम को नहीं मानता है। यूके बोलता है कि हमारा। तो देखिए दिस इज द यूके, दिस इज द मेन फॉकलैंड आइलैंड। और देखेंगे दिस इज द ईस्टर्न फॉकलैंड आइलैंड, दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। और इसके अलावा जो आप छोटे छोटे पार्ट देख रहे हैं अराउंड 776 टोटल छोटे छोटे आइलैंड्स है जो कि सब के सब कंबाइन करके एक फॉकलैंड आइलैंड्स को फॉर्म करते हैं। नाउ ओवरऑल जैसा हमने देखा कि एक ब्रिटिश की ओवरसीज टेरिटरी है, इसका मतलब क्या है, यूके इसका ओवरऑल मतलब गार्जियन है, यूके इसके मतलब सारी चीजों को संभालता है और यूके ने यहाँ पर इस कंट्री को इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड कर रखा है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ ब्रिटिशर्स ने फॉकलैंड आइलैंड को इंटरनल सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड कर रखा है, इसका मतलब क्या है, ऑल्दो हेड ऑफ द स्टेट तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं, बट ये लोग अपने खुद के लॉज बना सकते हैं, यानी कि फॉकलैंड आइलैंड के लोग जो है वो अपना खुद का रेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूके जो है यहाँ पर सिर्फ दो चीजों को मेन संभालता है फॉकलैंड आइलैंड के, वन इज डिफेंस एंड सेकंड इज फॉरेन अफेयर्स, यानी कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को यूके संभालता है और बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं वो सारी की सारी कंट्रीज खुद ही संभालने की कोशिश करती है। नाउ जो फॉकलैंड आइलैंड है उसका कैपिटल जो है स्टैनली नाम का एक प्लेस है। तो देखिए ईस्टर्न फॉकलैंड आइलैंड के अंदर एक प्रेजेंट है, एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड स्टैनली, और स्टैनली जो है इस फॉकलैंड आइलैंड का कैपिटल है। ऑलराइट, अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि एग्जैक्टली कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब फॉकलैंड आइलैंड का यहाँ पर डिस्कवरी होता है, और डिस्कवरी तब कब होता है आपको याद होगा, 14th और 15th सेंचुरी के आसपास में, जब यूरोप के अंदर यहाँ पर रेनेसां आया था। तो रेनेसां के कारण बहुत सारे डिफरेंट जो प्लेसेस थे, जो लैंड्स थे, उनका ओरिजिन होना स्टार्ट हुआ था। तो यूरोप ने क्या किया था, उन सारे के सारे एरियाज के ऊपर अपना कोलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर इंडिया का भी कोलोनाइजेशन हुआ था, अमेरिका का भी हुआ था, अफ्रीका का भी हुआ था, सिमिलरली फॉकलैंड आइलैंड का भी कोलोनाइजेशन उसी टाइम में हुआ था। माना जाता है कि ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉकलैंड आइलैंड जो है बहुत सारे डिफरेंट पावर्स का ग्रुप रहेगा। देखिए वहां पर फ्रेंच की पावर्स वहां प्रेजेंट थी, स्पेनिश थे, ब्रिटिशर्स थे, अर्जेंटीनियन थे, मतलब ये सब के सब वहां पर कभी ना कभी रह चुके हैं। नाउ होता क्या है कि 1833 के आसपास में ब्रिटेन यहां पर एक वॉर करता है, वहां पर जो फॉकलैंड आइलैंड है उसको पूरी तरीके से जीत लेता है और उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना खुद का क्लेम कर लेता है। बट इस ब्रिटेन के क्लेम के अगेंस्ट अर्जेंटीना अपना क्लेम स्टार्ट करता है और अर्जेंटीना ये बोलता है कि ये हमारे डायरेक्टली टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है, इसलिए ये फॉकलैंड आइलैंड्स हमारे मतलब डायरेक्टली उसके अंदर आना चाहिए, जुरिसडिक्शन के अंदर आना चाहिए। और अर्जेंटीना क्या करता है ये बोल करके 1982 के अंदर अर्जेंटीना इस पर्टिकुलर आइलैंड यानी कि फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर मिलिटरीली इन्वेड कर देता है, अटैक कर देता है और अर्जेंटीना इस चीज को जीत जाता है, मतलब पूरे के पूरे आइलैंड के ऊपर कैप्चर कर लेता है। बट उस पर्टिकुलर वॉर के अंदर क्या होता है, ब्रिटिश यहाँ पर काफी स्ट्रांग होते हैं। ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, कैप्चर होने के जस्ट बाद में ब्रिटिश यहाँ पर फॉल बैक करते हैं और दोबारा अटैक करते हैं और फिर से यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड को जीत जाते हैं। एंड अगेन ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जो पावर है उसको यहाँ पर फिर से असर्ट कर लेती है। और देखिए अगर आप यहाँ पर ओवरऑल मानेंगे, अगर ओवरऑल जो फॉकलैंड के लोग रहते हैं, अगर आप उनसे एक टाइप का मतलब उनका अगर सजेशन लेते हैं, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर यूके के अंदर रहना चाहते हैं या फिर आप अर्जेंटीना के अंदर रहना चाहते हैं, तो दे चोज यूके। Now, what is the reason behind they choosing यूके? आपको जैसा मैंने अभी बताया, यूके ने उनको सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड कर रखा है और सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करने के कारण उनके पास कहीं ना कहीं एक टाइप का डोमिनियन स्टेटस है कि वो अपने सारे के सारे लॉज एंड पावर्स को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। बट अगर वो अर्जेंटीना के अंदर जाएंगे तो अर्जेंटीना उनको सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अर्जेंटीना डायरेक्टली उनको अपने खुद के लॉज के अंदर असिमिलेट कर रहा है। दैट इज वाई फॉकलैंडर्स जो है यानी फॉकलैंड के जो लोग सब हैं वो लोग यूके के अंदर मतलब रहना चाहते हैं, ना कि जो अर्जेंटीना उसके अंदर रहना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट वाइल्ड पोलियो केसेस। वाइल्ड पोलियो केस जो है एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, दैट इज कॉल्ड मलावी। तो मलावी के अंदर फिर से फैलना स्टार्ट हो गया। नो समझिए पिछले 5 साल में क्या हुआ है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर ऑलमोस्ट जो पोलियो वगैरह है वो पूरी तरीके से बंद हो गया, मतलब पोलियो के कोई भी केसेस नहीं आए। और 2020 में तो पूरा का पूरा अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको वाइल्ड पोलियो से पूरी तरीके से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि जो हमारे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं काफी पहले। उसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी डिजीज अगर है और कोई भी कंट्री अगर ये चाहती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को उस डिजीज को से फ्री डिक्लेयर किया जाए, जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो क्या इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था? जी हाँ, इंडिया एक पोलियो फ्री कंट्री है। नाउ इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कैसे किया गया था? नाउ इसके लिए एक सिंपल कंडीशन होता है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, 3 इयर्स के अंदर अगर कोई भी केसेस नहीं आए हुए हैं, कोई भी केस नहीं आया हुआ है, देन योर कंट्री कैन बी डिक्लेयर्ड दैट पर्टिकुलर डिजीज फ्री। तो सिमिलरली 3 साल से पोलियो का केस नहीं आया हुआ था तो हमें पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। सिमिलरली देखिए 2020 के अंदर क्या हुआ था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मतलब पूरी तरीके से वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, बिकॉज 2017 के अंदर लास्ट केस आया था। 2017 के बाद 2020 तक कोई भी केस नहीं आया था, यानी कि 3 साल से कोई भी केस नहीं आए थे, उसके कारण वाइल्ड पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था अफ्रीका को। देखिए तो अगर आप 2017 से देखेंगे तो 2022 यानी कि 5 साल हो गए। तो 5 साल से एक भी केस नहीं आया था, बट अचानक से मलावी नाम की कंट्री जो कि अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है, वहां पर वाइल्ड पोलियो का एक केस आता है, सिंगल केस आता है जो कि 3 साल के बच्चे के अंदर आता है। अचानक से केस कैसा आया ये चीज किसी को मालूम नहीं चल रही है,
बट द पॉइंट इज इस चीज को स्प्रेड को रोकने के लिए, बिकॉज देखिए एक चीज आपको पता है कि पोलियो बहुत ही फास्ट स्प्रेड होता है, पोलियो फास्ट स्प्रेड होता है, इस चीज को रोकने के लिए और उसकी इम्यूनाइजेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मलावी की गवर्नमेंट है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दिए। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो अभी तक मतलब राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री से पूरी तरीके से इरेडिकेट हो चुका है, सिर्फ 2 नेशंस के अंदर अभी भी वो है, और वो है फर्स्ट इज अफगानिस्तान एंड सेकंड इज पाकिस्तान। जस्ट रिमेंबर दीज 2 कंट्रीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दीज आर द ओनली 2 कंट्रीज जहां पर अभी भी वाइल्ड पोलियो वायरस प्रेजेंट है। नाउ देखिए ये हम बात कर रहे हैं मलावी के बारे में, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट मलावी, दिस इज अफ्रीकन कंट्री। लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट्स लोकेशन, लोकेशन कहां पर एग्जैक्टली। नाउ अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर यहां पर देखिए, दिस इज अ बिग कंट्री, दिस कॉल्ड तंजानिया। नाउ जस्ट रिमेंबर तंजानिया के अंदर लेक विक्टोरिया पास होता है, ठीक है? मतलब लेक विक्टोरिया बेसिकली वो तंजानिया के अंदर है, और तंजानिया के अंदर ही यहाँ पर जो हमारा 0 डिग्री का जो इक्वेटर है वो भी पास होता है, ठीक है? जस्ट दीज 2 इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है तंजानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ तंजानिया के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ठीक है? दिस स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, दिस इज कॉल्ड एज मलावी, ठीक है? सो तंजानिया के नीचे जस्ट देयर इज अ कंट्री कॉल्ड एज मलावी, मलावी अफ्रीकन कंट्री, और इसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रिसेंटली वाइल्ड पोलियो वायरस के केसेस फिर से देखे जा रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर मैप पे फिर से देखिए। नाउ अगर आप यहाँ पर जो यहाँ पर मलावी वाला है उसके अगर आप जस्ट आसपास में उसके नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, दैट इज तंजानिया, जिसके अंदर लेक विक्टोरिया प्रेजेंट है और जो 0 डिग्री है उससे पास होता है। सेकंड चीज उसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर दिस बिग कंट्री इज कॉल्ड एज मोजाम्बिक। थर्ड इज यहां पर अगर आप दिस पर्टिकुलर चीज को देखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज साउथ, जो हमारा ज़ाम्बिया है वो है, ठीक है? यहां पर तो दीज आर द 3 मेन कंट्रीज जो कि डायरेक्टली मलावी को पूरी तरीके से सराउंड करती है। देखिए यहाँ पर, और यानी कि जो ईस्टर्न साइड है और जो साउथ वाला साइड है यहाँ से मोजाम्बिक है, जो वेस्टर्न साइड है वहां पे ज़ाम्बिया है, और जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे तंजानिया है। दीज आर द 3 कंट्रीज, जस्ट रिमेंबर दीज 3 कंट्रीज, बिकॉज मलावी के अंदर जो वेस्ट पोलियो वायरस आया उसके कारण मलावी कहीं ना कहीं हॉट टॉपिक में बन जाएगा, काफी न्यूज में बन जाएगा, और उसके कारण ये चीजें क्वेश्चन पूछी जा सकती है, ठीक है? जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। नाउ देखिए मलावी के अंदर जो रिसेंटली जो स्ट्रेन देखा गया है ना, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पाकिस्तान वाले स्ट्रेन से। पाकिस्तान के अंदर जिस टाइप का वाइल्ड पोलियो वायरस प्रेजेंट है उसी टाइप का सेम जो स्ट्रेन है वो मलावी के अंदर देखा गया है, बट द क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली पाकिस्तान से वो चीज साउथ अफ्रीका तक पहुंची कैसे, मतलब मलावी एज ए कंट्री तक पहुंची कैसे, ये चीज पूरी तरीके से अनक्लियर है अभी तक। मतलब इसके ऊपर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई फाइनल इसका आंसर नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान से चीज यहां तक कैसे पहुंच गई। नाउ देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, GPEI। ये एक बॉडी है जो कि वर्ल्ड लेवल पे पोलियो को इरेडिकेट करने का काम करती है। उसने रिसेंटली मलावी गई, उसके कुछ एक्सपर्ट्स गए, उन्होंने चेक करने की कोशिश की कि क्या सच में यहाँ पर पोलियो के केसेस है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि यस देयर आर पोलियो के केसेस जो कि मलावी के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर बॉडी ने ऑब्वियसली कंफर्म कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये केसेस देखिए सिर्फ फ्लूक नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज कम्युनिटी में स्प्रेड हो सकती है, इसलिए इसको रोकना भी जरूरी है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि पोलियो जो है एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो कि बच्चों के अंदर होता है, स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम के बच्चे हैं, और इट कैन कॉज इरिवर्सिबल पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब क्या है, जहां आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का मतलब जो बॉडी होती है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब अगर ये हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता है। तो सी दिस पर्टिकुलर इमेज देखिए, अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से मसल्स है जो कि डायरेक्टली पोलियो के कारण अफेक्ट हो सकते हैं। नाउ वी हैव हिप के मसल्स, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे नी के मसल्स होते हैं, यहाँ पर देखिए हिप के मसल्स, यहाँ पर नी के मसल्स, जो हमारे फुट के मसल्स हैं वो हो गए। इसके अलावा जो हमारे कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, देखिए ये वाले जो होते हैं घुटने देखिए आपने, ये वाले पार्ट जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज कॉर्ड्स, तो ये भी हो गया। इसके अलावा जो आपके थंब होते हैं, थंब जो हमारे होते हैं उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है, एंड दैट मसल कैन बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय पोलियो। इसके अलावा वी हैव बैक के मसल्स, ठीक है? एंड वी हैव शोल्डर मसल्स, एंड वी हैव मसल्स ऑफ द आर्म। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब पोलियो कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर शोल्डर्स, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर आर्म्स, ठीक है? थर्ड चीज, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर जो हमारा बैक वाला पोर्शन है वो, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब उसको भी डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर हैंड्स, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर लेग्स, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर नीज, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर हिप्स। द पॉइंट इज कि इट कैन अफेक्ट एवरी सिंगल जॉइंट, जहां पर आपके जॉइंट्स फॉर्म हो सकते हैं, वहां पे उन जॉइंट्स के अंदर जहां पे मसल्स है ना, वो मसल्स यहां पर कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, जो पोलियो होता है वो डायरेक्टली मसल्स के ऊपर अटैक करता है, ठीक है? सो आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगा। अब देखिए, माना जाता है कि बहुत सारे मसल के ऊपर अटैक तो करता है, बट अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर अटैक कर दे, जो कि बहुत ही रेयरली होता है, बट अगर वो रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर अटैक कर दे तो उस पर्टिकुलर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो पोलियो के अंदर जितने भी डेथ्स वगैरह कॉज होती है, दैट एक्चुअली हैपेंस जब पोलियो जो है डायरेक्टली किसी पेशेंट के रेस्पिरेटरी मसल्स के ऊपर अटैक करता है। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि अराउंड 25 साल पहले, अगर 25 साल पीछे जाएंगे तो जो ये पोलियो वगैरह है ना, वो अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण काफी सारे बच्चे यहाँ पर पैरालाइज हो गए थे। नाउ इस चीज को रोकने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, यानी जो बिल गेट्स का जो अपना फाउंडेशन है, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर चीज को रोकने के लिए, अफ्रीका के अंदर पोलियो को रोकने के लिए काफी सारा काम किया, और ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन को यहाँ पे पूरी तरीके से इम्यूनाइज कर दिया। इसका मतलब क्या है, वैक्सीनेट कर दिया। उसके कारण पोलियो के केसेस इतने कम हो गए कि पूरी तरीके से अफ्रीका
अफ्रीका के अंदर से वाइल्ड पोलियो वायरस को फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब सोचिए 25 साल पहले तक जो बच्चे थे मतलब इतना बुरा हाल था, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल था, बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर पैरालिसिस हो रहा था। बट राइट नाउ 25 साल के अंदर ही हमने इस चीज को पूरी तरीके से रोक लिया। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखना है, पोलियो का कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पोलियो हो जाता है तो उसके बाद उसका कोई भी क्योर नहीं हो सकता है, बट उस चीज को होने से रोका जा सकता है। उसकी वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है और वैक्सीन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर कोई पर्सन प्रॉपर टाइम से वैक्सीन लेता है, मतलब अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाता है, तो वो चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो अगेन नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि पोलियो सिर्फ बच्चों के अंदर होता है, नॉर्मली बड़ों के अंदर नहीं होता। अगर किसी को बचपन में है तो वो इंक्रीज होकर बड़ों तक मतलब जो उसका एल्डर वाला टाइम है वहां तक पहुंच सकता है, बट नॉर्मली किसी जो कोई एल्डर पर्सन है उसको नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वाइल्ड पोलियो के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहली बात तो जो पोलियो है, पोलियो वायरस के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन फॉर्म होता है दैट इज वाइल्ड पोलियो वायरस। नाम से पता चल रहा है वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब है कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है, ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सेकंड चीज, ऑल देखिए डायरेक्टली एनवायरमेंट के अंदर से फैलता है, बट बहुत बार ऐसा देखा गया है जो ओरल वैक्सीन होती है, जो पोलियो का जो ओरल वैक्सीन है, वो पहले के टाइम में क्या होता था, जिसके अंदर एक बहुत ही वीकेंड वायरस को डालते थे। देखिए आपको पता है वैक्सीन के अंदर दो टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं, या तो आप जो आपका वायरस है उसको मार डालो, इसे कहते हैं अटेनुएटेड वायरस, आप अटेनुएटेड वायरस को यूज कर सकते हो। सेकंड इज कॉल्ड एज वीकेंड वायरस, मतलब आप जो वायरस है उसको वीक कर दो और उसको आपके बॉडी के अंदर डाल दो। बट यहां पर देखा गया था जो ओरल वैक्सीन यानी कि व्हाट इज ओरल वैक्सीन, ओरल वैक्सीन वो होती है जो कि आप डायरेक्टली खाते हो या फिर जो आप ड्रॉप की तरह लेते हो। तो पॉइंट इज कि जो ओरल वैक्सीन जो पोलियो का लिया जाता था उसके अंदर जो वीकेंड वायरस थी वो पूरी तरीके से वीक नहीं थी। उसके कारण क्या होता था, उस पर्टिकुलर पर्सन को पोलियो से बचाने के चक्कर में उल्टा उसकी बॉडी के अंदर हम पोलियो डाल दिया करते थे। मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर इमर्ज हो गया था। ठीक है, लेकिन इस चीज को ऑब्वियसली धीरे धीरे ठीक कर लिया गया। इसके अलावा ये जो हमारा पोलियो है, वो पोलियो का जो वायरस होता है वो हमारे स्टमक के अंदर काफी दिनों तक स्टोर रह सकता है, काफी दिनों तक वो छुप के रह सकता है, खुद को म्यूटेट कर सकता है और खुद को स्प्रेड कर सकता है, और धीरे धीरे हमारे बॉडी के ऐसे एरियाज में मतलब मूव कर सकता है जहां पर हमारा वैक्सीन का जो हम पोलियो वैक्सीन ले रहे हैं उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें पोलियो से बचने के लिए देखिए जो यहाँ पर बच्चे वगैरह होते हैं उसको मल्टीपल डोजेस मतलब मल्टीपल वैक्सीनेशन दिलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार पोलियो का जो ड्रॉप होती है पिलाई जाती है, बट टाइम टू टाइम रेगुलरली पोलियो के वैक्सीन दिए जाते हैं। क्यों? ताकि उस पर्टिकुलर टाइप के ऐसे कोई भी पोलियो वायरस जो कि किसी बॉडी पार्ट के अंदर छुपे हुए हैं उसको भी बाहर निकाला जा सके। सेकंड चीज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करेंगे, मतलब ऑब्वियसली 3-4 सालों से पहले की बात करेंगे, तो पोलियो के जो आउटब्रेक्स वगैरह थे वो 20 से ज्यादा अफ्रीकन कंट्री के अंदर ऑलरेडी फैल चुके थे। इसका मतलब क्या है, अफ्रीका के अंदर बहुत बुरी तरीके से फैल गया था, बट ऑब्वियसली धीरे धीरे हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में ले आए और ऑब्वियसली 3 साल पहले हमने इसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया अफ्रीका को। बट अगेन मलावी के अंदर फिर से एक न्यू केस इमर्ज हो रहा है, तो फिर से हमें इस चीज को यहाँ पर पूरी तरीके से कंटेन करने की जरूरत है। ना इसको हम हल्का स्प्रेड समझते हैं कि एक्जैक्टली पोलियो स्प्रेड कैसे होता है। देखिए पोलियो वायरस बेसिकली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो सकता है और दैट इज बेसिकली ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर उसके पोलियो वायरसेस हो जाएंगे और उसके ड्रॉपलेट्स अगर किसी भी दूसरे पर्सन के ऊपर जाते हैं तो वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर कोई भी हेल्दी पर्सन अगर कोई भी ऐसा चीज छूता है या फिर खाता है या फिर अपने बॉडी से टच करता है और अपनी बॉडी के अंदर जाने देता है जो कि इन्फेक्टेड है किसी भी टाइप के फीसिस या फिर कंटामिनेटेड मटेरियल को, मतलब समझ रहे, कोई भी ऐसा चीज जो कि पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर उसको आप छूते हो या फिर आपकी अपनी बॉडी के अंदर अगर किसी की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये चीज बेसिकली अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण हो सकती है। ठीक है, ये बेसिकली हो गया दो टाइप के स्प्रेड्स। तो फर्स्ट हो गया जो पर्सन टू पर्सन होता है बेसिकली ड्रॉपलेट्स के थ्रू, और सेकंड होता है अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस वगैरह में रहते हैं और वहां पर अगर कोई पोलियो वायरस वगैरह प्रेजेंट है तो उसके थ्रू भी फैल सकता है। ना कुछ स्टेप्स है यहाँ पर मलावी के बारे में देखते हैं। मलावी में आपको पीछे मैंने आपको मैप के थ्रू समझा दिया है, बट ये बेसिकली जैसा है कि अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न के पार्ट में प्रेजेंट है, उसकी जो कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एज लिनलॉन्गवे। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। ऑलराइट, ये हमारा हो गया थर्ड टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के बारे में और उसको फाइंड आउट करने का एक न्यू मेथड यहाँ पर ढूंढ लिया गया है बाय NIAB. Now what is NIAB? That is called as National Institute of Animal Biotechnology, जो कि हैदराबाद के अंदर प्रेजेंट है। Now just remember these small facts कि एग्जैक्टली कौन सी जो हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज यूपीएससी कभी कभी एक स्टेटमेंट के अंदर ही डाल सकते हैं। Now देखिए आपको जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको पूरे ध्यान से समझना है वो ये है कि NIAB ने एक यहाँ पर न्यू मेथड बनाया है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोराइड डोप्ड टिन ऑक्साइड यानी कि FTO इलेक्ट्रोड फैब्रिकेटेड विद रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड RGO। Now, simple words में what you will be asked is FTO to RGO. This is the main name. FTO to RGO. देखिए सिंपल, फिर से समझिए, फ्लोराइन डोप्ड टिन ऑक्साइड इलेक्ट्रोड फैब्रिकेटेड विद रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड। तो आपको दो चीज यहाँ पर मेन चीज जो आपको समझ आ गई होगी, देखिए समझिए। फर्स्ट चीज यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो यहाँ पर प्रेजेंट, सेकंड वी हैव टिन ऑक्साइड, थर्ड वी हैव ग्राफीन ऑक्साइड।
दीज थ्री थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन, टिन ऑक्साइड एंड ग्रेफीन ऑक्साइड। इसको आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, बट यहाँ पर आप तीन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस होता है, ये एक टाइप का मॉस्किटो बॉर्न इंसेफेलाइटिस है, ठीक है। एक सिंपल एक टाइप का ऐसा फीवर आपको कॉज कर सकता है, मतलब किसी पर्सन को फीवर कॉज कर सकता है, मतलब कर सकता है, जो कि मॉस्किटो के कारण बेसिकली होता है, और ये बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काफी ज्यादा फैला होता है। नाउ आपको ध्यान रखना है ये कि जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस जो होता है वो डेंगू की तरह ही होता है, ठीक है। डेंगू और जापानीज इंसेफेलाइटिस दोनों ही फ्लेवी वायरस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, फ्लेवी वायरस, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, फ्लेवी वायरस जो होता है वो वायरस की कैटेगरी होती है जो कि डिफरेंट टाइप के डिजीज को कॉज कर सकता है। सो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस और जो डेंगू वायरस है, दोनों ही फ्लेवी वायरस का पार्ट है। जस्ट रिमेंबर, जैसा हमने पीछे देखा कि पोलियो का कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है, सिमिलरली जापानीज इंसेफेलाइटिस का कोई भी क्योर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए इसको मतलब इसका प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन करने के लिए, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसको पहले फाइंड आउट करना जरूरी है कि क्या किसी पर्सन को जापानीज इंसेफेलाइटिस से इन्फेक्टेड है फिर नहीं है। जैसा हमने पीछे बात किया, जो मेन जो इसका मेथड है उसका नाम क्या है, एफटीओ विद आरजीओ। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम ऑफ द मेथड, बाकी कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एफटीओ विद आरजीओ, इसका सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। एफटीओ विद आरजीओ क्या है, जापानीज इंसेफेलाइटिस को पता करने का एक सिंपल सा मेथड, ठीक है। अब ये जो एफटीओ विद आरजीओ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स वगैरह को यूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स को यूज करता है, जिसके थ्रू वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को पता करता है। दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड एज NS1 सेक्रेटरी प्रोटीन। नाउ दिस इज काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, NS1 सेक्रेटरी प्रोटीन जो है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस के वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को जापानीज इंसेफेलाइटिस से डायरेक्टली अफेक्टेड है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर NS1 नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये NS1 जो है, ये एक टाइप का बायोमार्कर है जो कि जापानीज इंसेफेलाइटिस के अंदर प्रेजेंट होता है। बायोमार्कर का सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसा चीज जिसको पकड़कर आप किसी एक पर्टिकुलर वायरस तक पहुंच सकते हैं। तो जो NS1 प्रोटीन है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस तक हमें पहुंचाने में हेल्प कर सकता है। और ये NS1 प्रोटीन जो है हमारे डायरेक्टली ब्लड के अंदर आ जाता है जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस अफेक्ट करती है। तो मतलब देखिए, सिंपल वर्ड समझिए, अगर किसी पर्सन को जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस अफेक्ट करती है, तो उसके ब्लड के अंदर देयर विल बी अ प्रोटीन, न्यू प्रोटीन आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज NS1 प्रोटीन। और यही NS1 प्रोटीन ये ढूंढने की कोशिश करता है एफटीओ विद आरजीओ, ठीक है। और यही मतलब इसके थ्रू ऑब्वियसली हम एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ना समझिए, तो हमें न्यू मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो हमारे कन्वेंशनल मेथड से ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे नहीं थे। सेकंड चीज, जो कन्वेंशनल मेथड थे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत ज्यादा टाइम लेते थे और बहुत ज्यादा हजार्डस थे, मतलब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं कर रहे थे, उल्टा घाटा कर रहे थे। सेकंड चीज, इसको स्टार्ट करने में मतलब जो भी मेथड्स वगैरह हम पहले यूज करते थे, उसको बनाने के लिए पहले हमें पूरा का पूरा लैब सेटअप करना पड़ता था, उसके बाद हम कर सकते थे। बट रिसेंटली जो एफटीओ विद आरजीओ जो स्टार्ट किया गया है, उसके अंदर हमें किसी भी टाइप का लैबोरेटरी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली उसको इजीली कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी उसको हम कैरी आउट कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो कन्वेंशनल मेथड जो पहले वाले मेथड हुआ करते थे, उनको करने के लिए हमें ट्रेन एक्सपर्टीज की जरूरत होती थी। बट एफटीओ विद आरजीओ क्या है, एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप सिंपली ब्लड को निकाल कर एक मशीन के अंदर डाल सकते हैं। उस मशीन का वो मशीन का जो एल्गोरिदम है, वो ऑटोमेटिकली जो NS1 सेंसर है, जो NS1 प्रोटीन है, उसको ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और जिस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर वो NS1 प्रोटीन पाया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये चीज है, यानी कि जो यहाँ पर जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, उसे डायरेक्टली अफेक्टेड पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली मिल सकता है, यहाँ पर किसी भी टाइप की ट्रेन एक्सपर्टीज की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ रही है। नाउ जब भी आपको एक पर्टिकुलर वायरस को पता करना है कि आपकी बॉडी के मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर है कि नहीं है, तो उसके दो तरीके होते हैं। वन इज फाइंड आउट द एंटीबॉडी, ठीक है, और सेकंड इज फाइंड आउट द एंटीजन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन? देखिए, एंटीजन वो वायरस या फिर बैक्टीरिया होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर कुछ भी पैथोजेंस वगैरह अगर एंटर कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीजन्स, ठीक है। और सेकंड चीज, इस एंटीजन से फाइट करने के लिए हमारी खुद की बॉडी एक टाइप की एंटीबॉडीज बनाती है। तो एंटीबॉडीज हमारी खुद की बॉडी बनाती है, और सेकंड होता है एंटीजन जो कि बाहर से आता है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि ज्यादा अच्छी तरीके से हमें बता सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस है या फिर नहीं है। देखिए समझिए, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस आ गया, तो अगर आप इस पर्टिकुलर वायरस को डायरेक्टली पता कर सको, अगर आपके पास इस पर्टिकुलर वायरस का कोई मार्कर हो, अगर आप इस वायरस को मालूम कर सको, तो आप सिंपली पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस है या फिर नहीं। देखिए, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती है उसको बनने में 4 से 5 दिन लगते हैं। हमारी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और अचानक से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिकॉज हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करती है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है वो फाइट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं, देन उसके अगेंस्ट एक टाइप के जो एंटीबॉडीज वगैरह है वो फॉर्म करते हैं। द पॉइंट इज कि यहां पर सिंपल सी चीज आपको समझनी है कि अगर आप डायरेक्टली एंटीजन को पता कर सको, तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू आप एंटीबॉडीज के पीछे भागो। तो सिमिलरली जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है, उसमें हम एंटीबॉडीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जो हमारा रिसेंट मेथड है उसके अंदर हम NS1 के पीछे भाग रहे हैं। और जो NS1 है वो टाइप की डायरेक्टली जो एंटीजन है उसका पार्ट है, यानी कि डायरेक्टली अगर हम NS1 को पता कर ले तो हमें मालूम चल जाएगा कि जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है फिर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। और एंटीबॉडी जैसा मैंने आपको बताया वो उसको बनने में 4 से 5 दिन लगते हैं, तो 4 या 5 दिन तो काफी लेट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि एक पर्टिकुलर पर्सन अफेक्टेड है फिर नहीं, मतलब अफेक्टेड नहीं है। नाउ इस चीज को पता करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेथड्स यूज किए गए हैं। मेथड्स हमारे काम का नहीं है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट देखिए, इस चीज को करने के लिए डिफरेंट टाइप की डॉकिंग स्टडीज वगैरह की गई है। व्हाट इज डॉकिंग स्टडीज? नॉट इंपॉर्टेंट, अगेन शॉर्ट में समझिए कि जो भी पर्सन
अफेक्टेड होता है उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके थ्रू उसकी पर्टिकुलर चीज की टेस्टिंग वगैरह की जाती है। ब्लड सैंपल निकालने के बाद उस पर्टिकुलर मतलब ब्लड से NS1 नाम का एक जो प्रोटीन जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको निकाला जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको क्लोन किया जाता है रैबिट्स के अंदर बेसिकली। समझिए फिर से देखिए अगर एक पर्टिकुलर मान लीजिए आप एक यहाँ पर वायरस का एक सिंगल डीएनए निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर चीज को एम्पलीफाई करना जरूरी होता है, इसको मतलब इसके मल्टीपल कॉपीज बनानी जरूरी होते हैं ताकि आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सके। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या होता है, एक डिफरेंट टाइप के इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। तो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया के अंदर डाल करके इस पर्टिकुलर प्रोटीन के मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, ठीक है। आई होप आप इसी को समझ रहे हैं। और जब कॉपी बन जाती है उसके बाद रैबिट्स के अंदर इसको चेक किया जाता है कि इम्यूनाइज मतलब ये चीज काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसी को चेक किया जाता है रैबिट्स के अंदर। नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए रैबिट, माइस, पिग्स ये सब ऐसे मतलब चीजें हैं जो कि ह्यूमन जिसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स के ऊपर करेंगे। द पॉइंट इज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सबसे पहले डॉक्टरिंग स्टडी की जाती है जिसके अंदर ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं। ब्लड के सैंपल के थ्रू यहाँ पर NS1 का जो प्रोटीन है उसको निकाला जाता है। NS1 का प्रोटीन अगर वो मिल गया NS1 का प्रोटीन, तो NS1 को प्रोटीन को फिर यहाँ पर एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई कैसे करेंगे, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है उसके अंदर डालेंगे। तो ई कोलाई जब अपने खुद के सेल्स को यहाँ पर डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो NS1 का जो हमारा जो सेल होता है उसको भी डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली उसके बाद उसको रैबिट या फिर पिग्स या फिर जो भी बाइस वगैरह है उसको डाल के उसके अंदर प्रॉपर्ली चेक करेंगे। एंड फाइनली द फाइनल थिंग इज कॉल्ड एज, हमें ग्राफीन ऑक्साइड को यूज करना होता है। मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं दे यूज ग्राफीन ऑक्साइड। ग्राफीन ऑक्साइड जो एक टाइप का कंडक्टिविटी एनहांसिंग नैनो मटेरियल है जो कि इस NS1 का जो एंटीजन है उसको फाइनली एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है और ये हमें 100% क्लैरिफाई करने में हेल्प कर सकता है कि एक पर्टिकुलर चीज NS1 है या फिर नहीं है, ठीक है। नाउ नथिंग इन दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम टू थिंग्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज, ये चीज पहली बात तो ब्लड सैंपल के थ्रू की जाती है। सेकंड चीज NS1 जो एंटीबॉडीज है, सॉरी जो NS1 जो एंटीजन है वो डायरेक्टली जो हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस है उसका पार्ट है। और थर्ड चीज यहाँ पर ग्राफीन ऑक्साइड का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और याद नहीं भी करेंगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। नेक्स्ट नाउ व्हाट इज दिस एग्जैक्टली जापानीज इंसेफेलाइटिस। सिंपल वर्ड में समझिए, देखिए जापानीज इंसेफेलाइटिस जो एक टाइप का ऐसा डिजीज होता है जिसके थ्रू ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। स्पेशली ये बच्चों के अंदर होता है, ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से छोटे होते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अब देखिए जापानीज इंसेफेलाइटिस में नॉर्मली देखा गया है कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं होते हैं, बट कभी कभार ब्रेन का इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ही हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, जो हेड सीरियस वगैरह होते हैं यानी कि चक्कर वगैरह आना, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। दीज आर द वेरी कॉमन सिम्टम्स ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस। अगर आप देखेंगे तो सेम ये वही सेम यहाँ पर सिम्टम्स है जो कि डेंगू के अंदर होते हैं। इसी कारण यहाँ पर जापानीज इंसेफेलाइटिस को कभी-कभी डेंगू के साथ यहाँ पर कंफ्यूज कर लिया जाता है। और कभी-कभी क्या होता है किसी पर्सन को जापानीज इंसेफेलाइटिस है बट उसका इलाज डेंगू का चल रहा होता है और उसके कारण प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है। ये मेन चीज हो गई। नाउ यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, दिस इज द चार्ट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है। नाउ इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर कुछ मॉस्किटो के वेक्टर्स के नेम है और सामने कुछ डिजीज के नेम है। अभी तक अगर आप देखते होंगे तो हर एक डिजीज के आगे आपको डिफरेंट टाइप के मॉस्किटोज के नाम याद करने होंगे। डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मॉस्किटो, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द वेक्टर ऑफ द मॉस्किटो। देखिए जैसे कि आप देखेंगे डेंगू और चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फेलियोराइसिस, फिर रिफ्ट वैली फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, ये सब के सब जो जितने भी डिजीज हैं सबके सब एडिस मॉस्किटो वेक्टर के कारण होते हैं। नाउ एडिस की देखिए बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज हैं। एडिस जो है एक टाइप का मॉस्किटो का मेन वेक्टर है, मतलब एक टाइप का जीनस है। अब उस जीनस के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है। अब कौन सी वैरायटी किसकी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखिए बिकॉज अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी विल नॉट आस्क चिकनगुनिया, डेंगू, लिम्फेटिक फेलियोराइसिस और रिफ्ट वैली फीवर चारों साथ में, ऐसे नहीं पूछने वाला है। इट विल आस्क, एक पूछेगा एडिस का, एक पूछेगा एनोफिलिस का, एक पूछेगा क्यूलेक्स का। तो इस तरीके से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन बनाता है। यूपीएससी ट्राइज टू गिव एवरीवन एक टाइप का मतलब एक टाइप का सिमिलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता है। वो क्वेश्चन पेपर को इतना टफ नहीं बनाना चाहता है कि कोई पर्सन उस पेपर को सॉल्व ही ना कर पाए। द पॉइंट इज कि यूपीएससी वांट्स यू टू हैव सम बेसिक थिंग्स इन माइंड। तो देखिए अगर आपको ये पता है कि एग्जैक्टली एडिस के कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं, सिमिलरली एनोफिलिस के कारण कौन कौन से होते हैं और सिमिलरली क्यूलेक्स के कारण कौन कौन से होते हैं, यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एडिस जो यहाँ पर बेसिकली डेंगू है उसको जो मतलब कॉज करता है दैट इज कॉल्ड एज एडिस एजिप्टी, ठीक है। बट जो चिकनगुनिया करता है दैट इज कॉल्ड एज एडिस एल्बोपिक्टस। देखिए डेंगू कर रहा है एडिस एजिप्टी, चिकनगुनिया कर रहा है एडिस एल्बोपिक्टस। इस तरीके से बाकी जितने भी हैं उन सबकी भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया मतलब अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज हैं बट वेक्टर सेम है। सिमिलरली देखिए अगर आप जीका को देखेंगे, जीका के अंदर भी एडिस एजिप्टी भी मतलब एडिस जो एजिप्टी है वही सेम करता है। तो देख रहे हैं ये सब के सब जितने भी डिजीज है सबके सब यहाँ पर एडिस से डायरेक्टली कॉज होते हैं। सिमिलरली मलेरिया और लिम्फेटिक फेलियोराइसिस जो है एनोफिलिस के कारण मतलब कॉज होते हैं। और सिमिलरली जापानीज इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फेलियोराइसिस और जो वेस्ट लाइन फीवर सबके सब क्यूलेस जो मॉस्किटोज उसके कारण मतलब होते हैं, कॉज होते हैं। तो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द वेक्टर, डोंट रिमेंबर एवरी सिंगल मॉस्किटो का नाम कि एग्जैक्टली कौन सा मॉस्किटो के कारण कौन सा डिजीज होता है।
दैट विल नेवर बी आस्क्ड, ठीक है। यूपीएससी विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले सेफ, और यूपीएससी हमेशा एक टाइप का स्मार्ट खेलेगा, और यूपीएससी स्मार्ट खेलेगा तो इट विल आस्क वन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिस का, एक पूछेगा एनोफिलिस का और एक पूछेगा क्यूलेक्स का, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, तो ये थे हमारे सारे के सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। अब के कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू नेम 3 नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स, ऐसे पॉलिनेटर जो कि रात के टाइम में एक्टिव होते हैं, आपको उसके नाम बताने। और सेकंड इज एक्किया जेनेटा, रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज रिलेटेड टू विच स्पीसीज। Third is the Falkland Island is disputed between which 2 countries? Next is which are the 2 countries where wild polio virus is still prevalent? Next is which are the neighboring countries of Malawi? Next is FTO with RGO. The term recently seen in news is related to what? And the final question is lymphatic filariasis is caused by which mosquito vector? ठीक है, these are some questions. Now कल के जो क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं. The first question was that UAE invests maximum in which sector in India? That is services sector. Second is what is the value of total trade between India and UAE? That is around $60 billion. इसको इंक्रीज करके अगले 5 सालों के अंदर में $100 billion तक पहुंचाना है, ये हमारा मेन एम है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर, इट पासेस थ्रू विच रिवर्स? देखिए सॉरी विच स्टेट्स? तो सबसे पहले ये स्टार्ट होता है महाराष्ट्र के अंदर, देन इट गोज टू कर्नाटका, देन इट गोज टू तेलंगाना, एंड फाइनली इट गोज टू आंध्र प्रदेश, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला है? दैट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू मीडिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज बीन एलोकेटेड मैक्सिमम शेयर ऑफ वाटर इन दिस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल? दैट इज आंध्र प्रदेश, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द जो रिवर है वो आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, इसलिए सबसे ज्यादा शेयर प्रोवाइड किया गया वो आंध्र को किया गया है। इसके बदले में ऑब्वियसली कर्नाटक काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हिच इज द बॉडी व्हिच डेवलप द संवाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म? आपको याद है कल आईबी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस वगैरह इशू किया कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सब के थ्रू आप कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को शेयर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि संवाद जो प्लेटफॉर्म है, दिस हैज बीन फॉर्म बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि सीडीएससी ने इसको फॉर्म किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज खोटलिया। Now, Khotlia is a recently found organism. It is related to which species? That is a gecko का species. आपको याद है कल हमने बात की थी गेको का स्पीसीज जो है उसी का एक लोकल नेम जो है दैट इज कॉल्ड एज खोटनिया। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन एंड सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।